अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक सीरीज़ एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये फेडरल बोर्ड पंजाब और सिंध की फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के टॉपिक्स हैं, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर 4 सीक्वेंसेस के टॉपिक्स हैं। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स अरिथमेटिक सीरीज़ की टर्म्स का सम फाइंड कर सकेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज के ऊपर। मतलब ये बात आप जानते हैं कि सीरीज जो होती है वो बेसिकली सीक्वेंस के टर्म्स के सम का नाम है, और जबकि अरिथमेटिक सीरीज जो है वो आपके पास अरिथमेटिक जो हमारे पास जो प्रोग्रेशन होती है उसकी टर्म्स के सम का नाम है। जैसे फर्ज करें मैं एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखता हूँ या प्रोग्रेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आ रहा है 4, मतलब 3 के कॉमन डिफरेंस के बाद 3 का इसमें सम कर लें 3, फिर 7 में 3 ऐड कर लें 10, फिर इसमें 3 ऐड कर लें 13। तो इस तरह से ये एक मेरे पास अगर फर्ज करें एक इन्फिनाइट जो है, अगर मेरे पास अरिथमेटिक ये एक सीक्वेंस है, तो इससे जो सीरीज बनेगी यानी 1 + 4 + 7 + 10 + 13, तो ये इसे मैं कहूँगा कि ये मेरे पास अरिथमेटिक सीरीज है और ये इन्फिनाइट अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है। ये है जी ये इससे मैंने कहा था जी ये हमारे पास इन्फिनाइट जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एपी मैंने इसे कहा, जबकि ये जो हमारे पास इन्फिनाइट जो है वो अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है जी। तो ये आपको एक तो पता चल गया कि सीरीज किसे कहते हैं। अब इनका सम हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगर और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट हो, एन हो, ठीक है। जैसे फर्ज करें कि मैं अगर फर्स्ट ये 4 टर्म्स या 5 टर्म्स ले लेता हूँ, मेरे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है और उसकी हम 5 टर्म का सम लिख रहे हैं, तो हम इसे S5 लिखेंगे, ठीक है। 5 टर्म का सम कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, फिर सेकंड टर्म इसमें क्या है जी 4 है, इसको बल्कि इस तरह से नीट करके लिखते हैं 1 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 7 है, फिर इसके बाद 10 है, इसके बाद 13 है। अब देखें अगर 7 और इसको 13 को ऐड करें 20 + 10 ये बना 30 और 5 35, तो हमारे पास जो इन 5 टर्म का सम बना वो 35 बना। लेकिन अगर ये 100 टर्म्स हो या 200 टर्म्स हो तो फिर इसका सम करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। हम ये बात जानते हैं कि ये जो हमारे पास अगर इसी टर्म्स को अगर मैं ऐसे लिख देता, देखें ये मेरे पास 1 है, ठीक है। इसको मैं इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3, ठीक है। 1 + 3 जो कि 4 ही है, ठीक है। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 2 × 3, ठीक है। मतलब मैं अगर इसकी फॉर्मेशन के ऊपर चला जाऊं, ये टर्म कैसे आई थी, जनरल टर्म अगर हम इस सीक्वेंस की बनाएं तो ये जनरल टर्म इसकी क्या बनेगी, an = फर्स्ट टर्म जो कि 1 है और प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि 3 का है, और वो मतलब अगर सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो उसमें 1 टाइम मल्टीप्लाई होता है, थर्ड लिख रहे हैं तो 2 टाइम, 4 टर्म लिख रहे हैं, मतलब एक उस टर्म के नंबर से एक पिछला नंबर होता है। मतलब अगर nth टर्म लिख रहा हूँ तो n-1 टाइम d मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म में 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, सेकंड में 1 से, ठीक है, थर्ड में, तीसरा फोर्थ जो इसमें हम लिखेंगे 1 + 3 × 3, मतलब ये भी आपके पास जो है 10 ही है लिखा हुआ। और जो ये टर्म है 13 है, फिफ्थ टर्म, इसको हम क्या लिखेंगे 1 + 3 × 4, ठीक है।
अब आप देखें इसमें अगर हम इस तरह से इनका सम करें कि इसका एक फार्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसी को अगर मैं अब वापस रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब इसकी सबसे छोटी नंबर वाली टर्म फिर उससे बड़ी नंबर वाली टर्म। अगर मैं इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। फिर इधर मैं लिखूंगा 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म थी, ये मेरे पास सेकंड है। फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। और जो लास्ट में है यहाँ पर मैं सिंपल 1 भी लिख सकता हूँ और यूं भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। अब देखें अगर मैं इन दोनों जो इक्वेशन मेरे पास बन रही है अगर मैं इनका सम कर लूँ, ये इक्वेशन नंबर इसे मैं 1 कह देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, अगर मैं इनका सम करता हूँ तो मेरे पास 2 टाइम्स सम ऑफ इन दोनों सीरीज का, ऊपर वाली और नीचे वाली सीरीज का सम आ जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी फिफ्थ टर्म है, ठीक है। मतलब 1 प्लस ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी क्या है जी, फिफ्थ टर्म है। चलें इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 प्लस, बल्कि यूं लिखते हैं 1 प्लस 3 इंटू 0 फर्स्ट टर्म के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा जी 1 प्लस 3 इंटू 4 ये इसकी है लास्ट टर्म, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हर दो टर्म्स जो है वो आपस में लिखी जाएंगी, ठीक है। और अगर हम इनका सम कर लें, मतलब हम ये देख रहे हैं कि यही रिपीटिशन होगी। अब देखें ये इसमें कौन सी टर्म है जी, 1 प्लस 3 इंटू 1 आएगा इसमें, ठीक है। और इसका सम आ रहा है 1 प्लस 3 इंटू 3 के साथ, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाली जो सीक्वेंस है उसकी सेकंड टर्म और ये इसकी जो है वो कौन सी टर्म बन रही है, इसकी n-1 टर्म बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी। और अगर हम इनका सम भी कर लें तो ये 1 प्लस 1 हमारे पास क्या बनता है 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन ले लें 0 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है, मतलब इन दोनों का सम ये आ जाएगा। इन दो का सम क्या आ रहा है 1 प्लस 1 2, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2, और 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 जो कि 4 ही बनता है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप ये जो इसकी थर्ड और इसकी जो थर्ड टर्म बनती इनका अगर आप सम करें तो, बल्कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे पास इसकी थर्ड टर्म है, ठीक है। और ये नीचे वाले सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, ठीक है। इसका अगर हम इन दोनों का सम करें, इन दोनों का अगर हम सम कर रहे हो, ठीक है। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा साइड पे ले आता हूँ तो ये देखें आपके पास ये क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। ये अगर आप इन दोनों का भी सम करें तो क्या बनता है 1 प्लस 1 2, और 3 कॉमन है इन दोनों में से 2 प्लस 2। मतलब कि देखने में जो बात आ रही है कि इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें क्या आएगा 2, ठीक है। मतलब जो इनको प्लस करने के बाद आएगा 2 प्लस 3 उसमें भी आएगा और उसमें आ जाएगा मतलब यहाँ पर 1 2 अब आ जाएगा 3, देखें इसमें ये 3 और इधर ये 1 है, 3 प्लस 1, ठीक है। और प्लस इसी तरह फिर इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें फिर आएगा 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है, 4 प्लस 0 जो कि 4 ही बनता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि 2 टाइम्स S5, मतलब जो दोनों जो एक ही सीक्वेंस को मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 2 प्लस 3 इंटू 4 फर्स्ट टर्म ये आ रही है, ठीक है। सेकंड टर्म भी यही आ रही है, ये अगर आप देखें तो इसमें भी यही चीज आ रही है 2 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। और थर्ड टर्म भी यही आएगी, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। फोर्थ टर्म भी यही आ रही है 2 प्लस 3 इंटू 4, और जो इसकी लास्ट टर्म है देखें 1 2 3 4 और लास्ट टर्म है ये भी यही आ रही है 2 प्लस 3 इंटू 4। तो आप जानते हैं कि अगर एडिशन में सेम टर्म्स हो सारी तो इनका सम जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। मतलब 5 टाइम हम यूँ लिखेंगे कि ये जो 2 टाइम्स S5 है ये बेसिकली 5 टाइम्स जो है वो किसका है 5 टाइम प्रोडक्ट लिया जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 4 का, ठीक है।
मतलब हमें ये बात यूं पता चल रही है कि अगर मैं 5 टर्म्स का सम ले रहा था, ये अगर 2 से इधर मैं डिवाइड कर लूं तो मेरे पास जो S5 बनेगा वो बन जाएगा 5/2, ठीक है, 5/2, 2 + 3 × 4, ठीक है, मतलब ये इनका सम आएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ऊपर मैंने, अगर आप देखें तो ये सम हमारा क्या बनता है, 3 × 4 12, 12 + 2 कितना बनता है, 12 + 2 बनता है 14, 14 का हाफ कर लें 7 5 35, मतलब ऊपर मैंने सम अभी अभी आपको बताया था इसका 35 ही बनता है। लेकिन अब हम फार्मूला बना रहे हैं, उसमें भी हम देखेंगे सम यही आएगा, लेकिन हम एक जनरल फार्मूला बना देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास अगर N5 और 5th टर्म अगर हम निकाल रहे थे, ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूं तो मैंने एक बात स्टडी की कि n मतलब वो नंबर जौन सी नंबर वाली आप टर्म तक का सम कर रहे हैं वो नंबर मल्टीप्लाई होता है डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है बेसिकली ये हमारी फर्स्ट टर्म 2 दफा लिखी हुई है, मतलब 1 + 1 हमारी फर्स्ट टर्म को 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 × 1 लिखा हुआ है बेसिकली ये, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म 1 थी। इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी, जो भी एक जनरल सीक्वेंस, उसकी फर्स्ट टर्म का डबल किया जाएगा प्लस कॉमन डिफरेंस जो भी होगा हमारी, चूंकि हमारा जो एक जनरल जब हम बात करेंगे तो उसमें जाहिर बात है कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपना एक डिफरेंस होता है, और लेकिन जो d से मल्टीप्लाई होगा वो n से एक लेस नंबर होगा, n-1 होगा। तो ये एक जनरल फार्मूला बन जाएगा जिसमें कि अगर हमें a1 किसी भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म बता दी जाए, जैसे 5 है, कॉमन डिफरेंस बता दिया जाए, ठीक है, और टर्म्स की तादाद बता दी जाए, ठीक है, तो हम बड़ी आसानी के साथ उनका सम जो है वो बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, या इसे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। मतलब कि सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2, ठीक है, अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ फर्ज करें 6, ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूँ 54, इसके बाद मैं लिख देता हूँ फर्ज करें 162, ठीक है, 162, मतलब अब इसके बाद इसी तरह से हम चलते रहें। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक प्रोग्रेशन है, और एक चूंकि ये इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है इसलिए हम कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म मुझे नहीं पता। अब सीक्वेंस जो होता है एक फंक्शन होता है जिसकी के डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, यानी मैंने जब 1 पुट किया तो मेरे पास 2 आना चाहिए, मैं जब 2 पुट करूं तो मेरे पास 6 आना चाहिए, मैं 3 पुट करूं 18, 4 पुट करूं 54, 5 से 162, इसी तरह 6 से नेक्स्ट टर्म जो भी है वो आनी चाहिए, और इस तरह सो ऑन। अब अगर ये यहाँ पे आके स्टॉप कर जाती तो एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस हम इस टाइम कहेंगे कि इसमें जो, अब अगर हमने इसका एक जनरल टर्म फार्मूला बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे बन सकता है, यानी एक जो इसका असल में फंक्शन है बेसिकली जो इसको ऑपरेट करा रहा है कि यहाँ से सेट ऑफ डोमेन को सेट ऑफ रेंजेस पे लेके आ रहा है, ठीक है, ये वो फंक्शन है जिसने कि ये सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2, हम 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6, हम 3 पुट करते हैं हमें मिलता है 18, ठीक है, हम 4 पुट करते हैं हमें मिलता है 54, ठीक है, ये रेंज का सेट है, ठीक है, जिसे हम इसकी टर्म्स कहते हैं, और ये हमारे पास डोमेन का सेट है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पर हम 5 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 162। तो इसी तरह हमने अब ये देखना है कि हम जो है वो अब नेक्स्ट क्या रखें, मतलब एक जनरल फार्मूला इसका बनाना है, इसका फंक्शन बनाना है या इसका फार्मूला बनाना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा आखिर। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2, ठीक है, अगर हम इन नंबर को जरा स्टडी करें, देखें ये नंबर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा है, ये 18 लिखा हुआ है, ये 54 लिखा हुआ है, और ये 162 लिखा हुआ है। अब 2 को हम अगर इस तरह लिखें 2, ठीक है, एज इट इज लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 × 3, ठीक है, तो 6 बन जाएगा, मतलब जो इनकी कॉमन रेशियो है, इधर 2 × मतलब 6 को 3 से तो 18, और 2 को 3 से 6, मतलब कि अगर 2 को 3 और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 3 स्क्वायर से तो ये 18 ही बनेगा। मतलब मैं यूं कहता हूं कि a1 हमारे पास अगर 3 है, ठीक है, a2 हमारे पास 6 है, ठीक है, जो कि सॉरी a1 हमारे पास 2 था, मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर a1 हमारे पास 2 है, ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो a2 आया। अब a3 जो है
वो किस तरह आएगा कि मैं टू जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करूंगा a2 से, ठीक है, और a2 किसके बराबर है, वो बराबर है 2 इंटू 3 के। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मुझे ये बात पता चल रही है। इसी तरह अगर a4 देखा जाए तो a4 जो है वो फिर ये अगर आप देखें तो वो 2 इंटू 3 पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 पावर 4 हो जाएगी। मतलब मैंने ये देखा कि जो कॉमन रेशियो है वो फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट में आ रही है, और फर्स्ट टर्म में वो 0 टाइम है और सेकंड टर्म में 1 टाइम है, मतलब एक लेस है, ठीक है। तो इसका मतलब इन जनरल यहाँ पर अगर जब nth टर्म में लिखूंगा तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो a है, जो कि 2 है इस केस में, ठीक है, वो आएगा इसमें। जनरल इन जनरल में बात करूंगा a आएगा, और कॉमन रेशियो इन नंबर्स की हमने देखी थी r जो कि 3 थी वो आ रही थी, ठीक है, r आएगा इसमें, प्रोडक्ट में r आएगा, और उसकी पावर जो है देखें फर्स्ट टर्म के केस में 0 है, इसका मतलब कि n को मैं 1 पुट करूंगा और यहाँ से 1 माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 0 आएगा, मतलब उससे एक लेस है। जो मैं n रखूंगा यहाँ पर, फर्ज करें n अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर a r पावर 1 माइनस 1, मतलब ये बन जाएगी a इंटू आर पावर 1 माइनस 1 0 बन जाएगी, ठीक है। और फिर a और r की वैल्यू अगर हम लिखें तो a तो हमारे पास 2 है और r पावर 0, मतलब 3 पावर 0 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म मिल जाती है। तो ये एक हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया इसका कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका जो फंक्शन बनता है एफ ऑफ एक्स की सेंस में अगर देखें या फॉर्म में देखें इसकी, तो ये हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक्स की शेप में ये बनेगा। फर्स्ट टर्म जो भी इसकी है वो कांस्टेंट रहेगी पूरे इस सीक्वेंस में, इस प्रोग्रेशन में रेशियो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, जो भी एक हमारा बन गया। लेकिन जो इसकी पावर है उसमें चेंज आएगी, क्योंकि जब हम एक्स चेंज करेंगे तो वो जो जारी बात है कि एक डोमेन के अगेंस्ट एक रेंज मिलेगी, मतलब रेंज रिपीट नहीं कर रही है। आप अगर देखें तो हर डोमेन के अगेंस्ट एक नई रेंज मिल रही है, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एक प्रोग्रेशन की, एक सीक्वेंस की, इसीलिए तो वो चलता रहता है और रिपीट नहीं करता अपने आप को, ठीक है, उसकी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर फिर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमें फंक्शन भी पता चल गया जो कि इस सीक्वेंस को बना रहा है, और इसी फंक्शन को हम एक जनरल टर्म का नाम दे देते हैं कि ये हमारी जनरल टर्म है जो कि इक्वल है a इंटू आर पावर n माइनस 1 के। अब देखें मैं अगर फर्ज करें मैं यूं करता हूं कि मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता हूं जिसमें मैं फर्स्ट टर्म रखता हूं 3 और r में रखता हूं 2, ठीक है। अब ये फाइनाइट बनाना है तो मैं इसमें टर्म्स जो है वो फाइनाइट रख दूंगा, और अगर इनफाइनाइट बनाना है तो इसमें डॉट डॉट सो ऑन कर दूंगा। इसी तरह इसी जनरल टर्म को हम यूज करेंगे जब भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें अगर मैं a जो है वो रख लेता हूँ फर्ज करें -1 और r में रख देता हूँ 4 रख लेते हैं, तो ये एक अलग प्रोग्रेशन बनाएगा। अब देखें इधर क्या बनेगा, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैं फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है, 3 टर्म्स, ताकि जरा दोनों को हम डिस्कस कर सकें। ये दोनों के लिए मैं बात करूँ, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है, फॉर बोथ केसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई है 3, अब r सेकेंड टर्म में से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब इसमें जब हम a2 लिखेंगे तो ये 2 माइनस 1 a और r मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 सेकेंड टर्म होगी, और सेकेंड टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी थर्ड टर्म, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 इसकी है फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के लिए 4 से, तो ये बन जाएगी -4, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में 4 जब 3 लिखेंगे तो ये यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, मतलब r का स्क्वायर जो कि 16 बनता है, तो 16 मल्टीप्लाई होगा जब -1 से तो -16 आएगा, तो ये इसकी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से ये दो हमारे पास ये एक अलग जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करी है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को, ये एक अलग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करी, और इनमें हमें इसकी पहचान यहीं से पता चलती है कि हर जो नई टर्म है उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी इनकी रेशियो एक कांस्टेंट है। जैसे इसमें अगर देखें तो 2 रेशियो है इनकी, अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट लिखना है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि
अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो कैसे बनती है और उसकी जनरल टर्म जो उसका जो फार्मूला है या फंक्शन जो ऑपरेट करता है और बनाता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो कैसे ड्राइव होता है।